क्या आपने कोई ऐसा कॉमेडियन देखा है जो अपने जोक पर खुद हंसे? क्या आपने कोई ऐसा कॉमेडियन देखा है जो अस्पताल में 41 डेज 41 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहे? क्या आपने ऐसा एक कॉमेडियन देखा है जो जिसके बातों में सरलता हो, सिचुएशनल कॉमेडी, नो फुहड़ता, कोई फुहड़ता नहीं हो, कोई डबल मीनिंग डायलॉग नहीं हो, फिर भी आप हंसते हैं? क्या आपने कोई ऐसा कॉमेडियन देखा है जो आपके सामने आकर मुंह खोलने को तैयार है और आपके खुद ब खुद मुंह फूल जाता है कि आप हंसना चाहते हैं उस आदमी को? जी हाँ साहब, वो आदमी थे, वो शख्स थे, राजू श्रीवास्तव। और दुखित हृदय से कहना पड़ता है कि आज हम उनकी कॉमेडी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उनके स्वर्गवास की दुखद घटना के बारे में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, मैं समझता पूरा विश्व में जहाँ जहाँ भी इंडियंस रहते हैं उसको याद करेंगे। जी, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये वो राजू श्रीवास्तव थे जिनसे मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा, इसलिए मैंने उनको अपने दी मुकेश खन्ना शो में भी बुलाया था। मैंने पूरे 1 घंटे का उनका इंटरव्यू लिया था। उनकी बारी ज़िंदगी के चंद शुरुआत से लेकर एंड तक की मैंने कई बातों पर उनसे सुना और इन्जॉय किया। और मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि राजू श्रीवास्तव, यू वर ग्रेट। हमारे शक्तिमान का भी एक हिस्सा बन चुके थे। आप जानते, जैसे गजोधर फेमस हुआ था, वैसे ही हमारे शक्तिमान में भी एक कैरेक्टर था जिसके नाम के आगे उसका धर लगता था। वो हमारे यहाँ एडिटर बना था, करप्ट एडिटर, और मेरे साथ से शक्तिमान में काम किया था। गंगाधर के साथ स्पेशली काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सरल इंसान थे, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार थे। इसीलिए उनके जोक्स ज़मीन से जुड़े हुए होते थे। आप देख लीजिए, उनके जितने भी जोक्स वो सुनाते हैं, वो कोई सिचुएशन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो किसी की शादी की कोई सेलिब्रेशन हो, कोई रिसेप्शन की पार्टी हो, या किसी का जन्मदिन हो, या इवन कोई पॉलिटिकल भीड़ भाड़ में के अंदर से कुछ उस सिचुएशन को निकाल कर लेकर आते थे और उसको जो बयान करते थे, मैं दंग रह जाता था कि ऐसा कोई नहीं करता। लोगों की आवाज़ें निकालते हैं, लोग कॉमेडी डालते हैं, पर मुझे जिस बात का गुस्सा आता है कि आज का हर कॉमेडियन ये समझता है कि शायद डबल मीनिंग डायलॉग जो है लोगों को हंसाता है। राजू श्रीवास्तव ने कभी उसका सहारा नहीं लिया, इसीलिए मैं उसे ग्रेट कहता हूँ। एक शख्सियत जो उनकी थी वो बहुत साधारण, सिंपल थी, और बहुत जब आपके सामने खड़े होते थे तो मज़ा आता था बात करने को। मैं तो ओपनली कहता था, मैंने कहा जब भी तुम मुंह खोलते मुझे हंसी आती है। मैं उस ज़माने की बात करना चाहूँगा जिस ज़माने में महाभारत चल रही थी। अगर मैं आपको उसका एक जोक सुनाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि इतने पहले भी वो कितने परिपक्व थे, कितने सिचुएशन के अंदर से एक बात को उठार के लेकर आते थे। मुझे याद है, हम लोगों की पूरी महाभारत की टीम बैठी हुई थी, पूरी रंग भवन में, शायद फंक्शन था, बैसाखी का मेला था, पता नहीं क्या था, और उसके बीच में ये आए थे स्टेज पर। इन्होंने कहानी सुनानी शुरू की जो मुझसे रिलेटेड थी, भीष्म पितामह से रिलेटेड थी। बोले, बाणों के शैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे, पूरा देश उन्हें देखता रहता था, और कोशिश उनको ये लगता था कि चलो इस हफ्ते तो पितामह नहीं मरे, शायद अगले हफ्ते मर जाएंगे, क्योंकि बाणों की इतने तीर खाने के बाद कौन जिंदा रहता। लेकिन वो कहते कि पूरा देश इस बात पे रहता था कि ये मरेंगे कब। इवन बच्चों में जोक लगता था कभी कभी, जब वो डायलॉग बोलते थे बीच में किसी एपिसोड में आकर, वो क्या है पुत्र, वो ऐसा है कि वो मेरी बात तो लोग बोलते थे आता मरना, अभी मरने वाले, लेकिन उस पे फिर नहीं मरते थे। तो पत्रकारों की टीम एक अचानक पहुंच गई इनके पास फिल्म सिटी में, जहाँ शूटिंग चल रही थी रात को, और वो जब टीम पहुंची तो टीम उनके पैरों के पास खड़े हो बोले, आप पितामह कब सिधारने वाले हैं? तो पितामह ने, मुकेश खन्ना ने कहा, मेरे सिराने आओ पुत्र, मेरे सिराने आओ। और उसके सिराने आने के बाद में उन्होंने कहा कि क्या पूछ रहे हो? तो बोला कि हम जानना चाहते हैं कि आप मरने कब वाले हो। देखो उस समय जो उन्होंने एक पंच लाइन बनाई थी, कमाल की पंच लाइन थी। बोले वो क्या है कि वो चोपड़ा साहब ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है। हमारा पूरा महाभारत का खानदान हंसी में पागल हो गया। चोपड़ा साहब को मैंने टर्न करके देखा, रवि चोपड़ा को मैंने देखा, और ये थे राजू श्रीवास्तव। और वही राजू श्रीवास्तव आगे जाकर
जिस तरह के जोक्स बनाते थे, चाहे वो लालू यादव पर हो, चाहे वो किसी आम आदमी की ज़िंदगी में हो, चाहे वो गजोधर, अगर आप देखो तो गजोधर का उन्होंने कैरेक्टर फेमस कर दिया था। उन सब के बीच में राजू श्रीवास्तव एक सितारे की तरह जगमगाते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे बताई थी। बोला ये लाफ्टर चैलेंज में शायद लोग कहते हैं कि उनको पहचाना गया, गलत है। उसके पहले ही उनको लोग जानते थे, मैं जानता था, सब जानते थे, हमारी इंडस्ट्री पूरी जानती थी। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री पहले पहले शुरुआत की थी उन्होंने एक बात बताई। बोला मुकेश जी क्या है, जब मुझे बुलावा आया तो मैं सोच रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं ऑडिशन के लिए। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोला नहीं, क्या है कि उस वक्त मैं थोड़ा सा खुद सेलिब्रिटी मतलब बन चुका था। मैं थोड़ा सा, एक होता है ना कि एक अपना एक स्टेटस होता है कि मैं इस तरह के, पर अल्टीमेटली दोस्तों ने कहा जाओ भाई जाओ, अच्छा प्रोग्राम है, आज का ये फ्यूचर है इसका। तो मैं गया हॉल में, जब पहुंचा जहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो मैं जब बैठा तो मुझे आसपास जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट या शर्म महसूस हुई कि जितने भी लोग बैठे थे वो सब मेरे फ़ैन थे। वो आके मेरे पैर छू रहे थे, आके मेरे को मेरी तारीफ़ कर रहे थे। तो उसके बीच में उन्हीं के साथ कंपटीशन करना मेरे को थोड़ा सा मुझे वो लगा, चटपटा लगा, पर अटपटा लगा। लेकिन बाद में मैंने वो किया, मैंने वो अटेंड, और आपको तो पता है कि उनको सेलेक्ट किया गया, और उस सिलेक्शन में उनको, उसके बाद तो हिस्ट्री आप जानते हैं कि लाफ्टर चैलेंज से लोग कहते हैं कि उनकी साख बनी। लेकिन मैं कहता हूं कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनकी अपनी खुद की साख थी। मुझे बताया है उन्होंने बचपन में जब वो स्कूल से अपने जब पढ़ते थे, उनके वहाँ पर थिएटर नहीं हुआ करते थे गांव में, और वो बोलते हैं कि मैं अपने शायद हम लोग पैसे जमा करके थिएटर देखने दूसरी जगह जाते थे और पिक्चर देख के आते थे। और अमिताभ बच्चन की जो डायलॉग सुन के बाद में उसको एक नशा आया एक बार, और उन्होंने वही डायलॉग सुनाया तो लोगों को वो डायलॉग इतना पसंद आया, उनके दोस्तों ने, उन्होंने कहा तुम इस पे काम करो। और बोलते मैंने अमिताभ बच्चन के डायलॉग पे काम करना शुरू किया, और आप जानते हैं कि फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन की इतनी अच्छी मिमिक्री करने वाले थे, वही ड्रेस पहनते थे, वही स्टाइल से बड़ी बड़ी कलमें रखते थे। लेकिन बाद में कहते हैं कि मैं धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, और उन्होंने और कुछ किया और बहुत कुछ किया। मैं तारीफ करूंगा उनके 41 दिन 41 डेज के जिंदगी और मौत के बीच में एम्स में अस्पताल में पड़े रहने की उनकी जो एक ये जो जंग था, मुझे लगा कि शक्तिमान बनकर वो बाहर निकल आएंगे। मैं पूरी आशा कर रहा था, पूरा देश आशा कर रहा था कि ये फिर से आएंगे और फिर से हमें ये हंसाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ। मुझे भी इसका थोड़ा सा अंदाज़ा भी था कि भाई शायद मुझे लगता था कि बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है मैंने इनके भाई को बीच में फ़ोन किया था। जब आपको याद है पहली बार जब खबर आई थी तो लोग वायरल हो गए थे कि वो नहीं रहे, तो मैंने फ़ोन किया था। मैंने पूछा उनके भाई को, बोला नहीं मुकेश जी इज़ ऑल राइट, वो वेंटिलेटर पर है। उस दिन से लेके 20-30 दिन और गुजर गए, मुझे लगा ये तो डेफिनेटली इस जंग को जीत जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला वही चाहता है जो उनको पता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिस तरह की वो लोगों को यहाँ हंसाया करते थे, मुझे आशा है कि वो ऊपर भी जाकर उन लोगों को हंसाया ही करेंगे, क्योंकि उनका काम हंसाना था। और जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसे कॉमेडियन थे जो अपने जोक पर पहले हंसते थे। अभी तक अपना जोक सुनाते भी इतना हंसते थे, तो मैंने एक बार पूछा इंटरव्यू में, मैंने कहा तुम खुद के जोक में खुद ही हंसते हो? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता है, क्योंकि मुझे तभी हंसी और भी आती है। ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा अच्छा जवाब दिया। बोला देखो क्या है कि मुकेश जी, वो मैं जब जोक बोलता हूँ ना तो मुझे नहीं पता कि लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, इसलिए मैं खुद हंस लेता हूँ। तो मैंने कहा ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतने कमाल के। और देखिए उनके हर जोक्स आप उठा लीजिए, कहीं पर फुअड़ता नहीं होती थी, डबल मीनिंग के डायलॉग्स नहीं होते थे। हर जोक उनका देखिए वो ज़मीनी जोक होता था। कहीं न कहीं से किसी न किसी के सिचुएशन में फंसा हुआ एक आदमी कैसे बोलता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो लालू यादव के डायलॉग मारते थे। हर जगह पे उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट करके बनाते थे। इसमें भी काबिलियत चाहिए, इसमें भी स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है आपको। या आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसकी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। और इन्होंने काम किया था। मुझे खुशी हुई थी जब मैं एक बार इनके साथ फ्लाइट में साथ में बैठा था, मेरे पास ही बैठे थे। मैंने कहा अरे क्या बात है, क्या कर रहे हो आजकल? बोला अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा क्या होता है आजकल? बोलता है, मैंने कहा फंक्शन सुना है तुम्हारे राजू श्रीवास्तव, नाइट वगैरह होती है? बोला हाँ होती है। तो उस वक्त मैंने उनको स्ट्रगल के ज़माने से जाना। मैंने कितना चार्ज कर लेते हो? उन्होंने हंसते हंसते कहा सर 3-5 लाख तो हो जाते हैं। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारी सक्सेस हुई है। और एक बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी जो आज मेरे को उसका मुझे
रिपरकशन दिख रहा है कह सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं मुकेश जी अभी थोड़ा-सा मैंने हार्ट का कुछ एंजियोप्लास्टी वगैरह कराया था। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? बोला हाँ हुआ था। अब ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ था ट्रेडमिल के ऊपर चलते-चलते, शायद कहते हैं कि वहीं पर उनको थोड़ा अटैक आया था। बट लेकिन मैं बता दूँ कि कोई कोई नशा नहीं करते थे, कोई कोई इनफैक्ट वो कसरत करते थे। मुझे उनके भाई ने बताया कि हम उनको बोलते थे और वो हमको बोलते थे, "अरे भाई तुम मुझे मुझे सामने आना है, मुझे बच्चन साहब के सामने आना है।" तो वो अपनी बॉडी को भी ट्रिम रखते थे, बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए शायद इसीलिए ट्रेडमिल पर वगैरह एक्सरसाइज करते थे। मैं उनकी श्रद्धांजलि में यही कहना चाहूँगा कि राजू, यू आर ग्रेट। मैंने उनके साथ शक्तिमान में भी 15-20 एपिसोड हमारे करके गए थे, आपको याद है, तो उसमें भी बहुत एंजॉय किया। मैं पंडित गंगाधर बनता था और वो कुछ शायद गजोधर टाइप का उनका नाम था। अब मुझे भी कॉमेडियन करनी पड़ती थी, लेकिन मैं सोचता था कि मैं तो कॉमेडियन हूँ नहीं और ये सामने मेरे कॉमेडियन है। बट मज़ा आया उनके साथ कॉमेडी करने में। और वो उन दोनों के बीच में लगी रहती थी, गंगाधर एक तरफ और वो राजू श्रीवास्तव एक तरफ। ये कमी पूरी नहीं होगी, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, ये क्षति पूरी नहीं होगी। मैं होप कर रहा था कि ये जंग जीत जाएंगे और शक्तिमान बनकर उभर के बाहर निकलेंगे, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है और मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा दाग नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने जोक्स मारे हैं, कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं था, और जो भी कुछ उन्होंने हंसाया है, लोगों की ज़िंदगी खुशियाँ बांटी हैं, मुस्कुराहटें बांटी हैं, हंसी बांटी है। ऐसे शख्स कम होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरा राजू श्रीवास्तव आना मुश्किल है। लेकिन मैं आज की जनरेशन को, आज के जितने भी सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं, जिनको जो डबल मीनिंग डायलॉग्स में काम करते हैं और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनको सबको कहना चाहूँगा कि सीखो, राजू श्रीवास्तव से सीखो। कॉमेडी ऐसी भी की जा सकती है, व्यंग जो है वो ऐसे भी किया जा सकता है। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप राजू श्रीवास्तव से सीखो। और वो एक जो उदाहरण सेट करके गए हैं, मैं समझता हूँ कि आज के कॉमेडियनों को उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि आज हमको अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग की ज़रूरत है, नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। सो अंत में यही कहूँगा कि राजू श्रीवास्तव जी, आप जहाँ भी रहें इसी तरह से रहें। और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ भी हंसा कर गए, ऊपर भी जाकर वो वहाँ के ऊपर की भी तो एक दरबार होता होगा कहीं ना कहीं। कुछ लोग तो होते हैं, हमें नहीं पता, हम भी डोंट नो क्या होता है, आत्मा का क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जहाँ भी जाएंगे इसी तरह के फूल, मुस्कुराहटों के फूल बिखेरते रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही चाहूँ।